स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम नीलम है। मेरी उम्र 13 साल थी जब मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे। मैं मरना नहीं चाहती थी, मगर उन लोगों ने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया था कि मुझे लगता था कि मेरी मौत आ जाएगी। शायद मैं मरकर सुकून पा लूँगी, मगर ऐसा भी नहीं हो सकता था। कभी कभी इंसान ऐसी मुसीबत में फंस जाता है और ऐसी गलती की सज़ा काटता है जो उसने कभी की ही नहीं होती है। हमारा बहुत बड़ा परिवार था और मेरे पिता गांव के जमींदार थे। हमारे गांव में बदले में खुशी के बदले खुशी और गम के बदले गम और इज्जत के बदले इज्जत और मौत के बदले मौत का ही बदला लिया जाता था। आज मेरी ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा था। भगवान जाने थोड़ी देर के बाद सरपंच जी के घर से कौन सी खबर आनी थी। उस पर मैंने फटाफट आंगन में बिखरी हुई सारी गुड़िया इकट्ठी की और उन्हें टोकरी में रखकर कमरे में जाकर बेड के नीचे रख दी थी। माँ तो बेड से उठकर ऐसे खड़ी हुई जैसे उनको करंट लग गया हो। उनकी आंखों में दूर तक एक खालीपन था और चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मैंने कभी आज से पहले अपनी माँ को इतना फिक्रमंद नहीं देखा था। वो तो हमेशा खुश रहा करती थी, और रहती भी क्यों नहीं। आखिर गांव के जमींदार की पत्नी जो थी, अपनी माँ को इतना फिक्रमंद देखकर मैं परेशान हो गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि नीलम, तुमने सारी गुड़िया नीचे क्यों छुपा दी हैं? तो मैंने माँ से डरते हुए कहा, माँ मुझे डर है कि कोई इन्हें ले ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर अजीब सी परेशानी उभर आई थी। उनके होठ कँप कँपाए और आंखों में आंसू चमकने लगे। शरीर ठंडा पड़ चुका था। फिर उन्होंने मेरी तरफ अपनी बाहें फैलाई तो मैं दौड़कर उनकी तरफ चली गई थी और उनके गले से लग गई। माँ कहने लगी कि भगवान तुम्हारी और तुम्हारी गुड़िया की रक्षा करे। ये कहते हुए मेरी माँ रोने लगी थी। उनकी बात सुनकर मैं एकदम से उनके सीने से अलग हुई और उनके चेहरे पर बैठे हुए आंसू अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करने लगी। मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद था। मैं अपने हर सूट की मैचिंग चूड़ियाँ जिद करके माँ से ज़रूर मंगवाया करती थी। तो वो मुझे हमेशा मुस्कुरा कर कहती थी कि अभी बड़ी तो हो जाओ, फिर चूड़ियाँ पहन लेना। मगर मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद थी। मैं अपनी खनकती हुई चूड़ियों के साथ अपने हाथों से माँ के आंसू पोंछ रही थी तो माँ मेरे हाथ देखकर चूमने लगी। मुझे तैयार होने का भी बड़ा ही शौक़ था। मैं हमेशा अपने माँ के मेकअप का सामान इस्तेमाल करती रहती थी। माँ कहती थी कि तुम्हें बहुत शौक़ है जल्दी ही बड़े होने का। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ये सब कुछ कर लेना, मगर अभी नहीं। बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चों को ज़्यादा फैशन नहीं करना चाहिए। मगर मैं फिर भी अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल दिया करती थी। मैं अपनी माँ के मेकअप का सामान ख़राब कर दिया करती थी तो माँ मुझे उस पर भी डांटती थी कि बेटी अभी तुम बच्ची हो और अभी तुम्हारा मेकअप करना ठीक नहीं है। तुम्हें तो भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है कि तुम्हें मेकअप की ज़रूरत ही नहीं। जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें खुद मेकअप दिलवा कर लाऊंगी। लेकिन जब वो देखती कि मैं फिर भी उनका मेकअप इस्तेमाल किए बिना बाज नहीं आती तो वो मुझे थोड़ा सा मेकअप का सामान लाकर दे दिया करती थी। लेकिन इस समय तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। ढंग से अपने घर की दीवारों से टपकती हुई परेशानी को ठीक तरह से समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी तो मेरी हमेशा मुस्कुराने वाली माँ का चेहरा आज बहुत उदास हो रहा है। कल रात से हमारे घर में खाने का कुछ भी नहीं बना था। पिताजी ने नौकरों को भी छुट्टी पर भेज दिया था। मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया रात से ही घर नहीं आए थे। रात को बस मैंने माँ को भी जागते हुए और पूरे घर में इधर उधर टहलते हुए देखा था। वो कल रात से इसी जगह पर बैठी हुई थी और जब थक जाती थी तो इधर उधर टहल लेती थी। उनकी नज़रें बार बार घर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। दरवाज़ा अगर हवा से भी हिलता तो मेरी माँ के चेहरे पर पसीना झलकने लगता था। तभी अचानक वो मुझे फ़ौरन आवाज़ देती और मैं दौड़कर उनके पास आ जाती तो वो मुझसे कहती कि मेरी बेटी, मेरी आंखों से दूर मत होना, बस यहीं कमरे में ही बैठी रहो। ना जाने क्यों अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं कौन सा बाहर खेलने के लिए जा रही थी। आंगन में अपनी गुड़िया और खिलौने के साथ ही खेल रही थी तो माँ बेबाकी से मेरी तरफ देखती चली जाती। मैं सुबह होते ही आंगन में अपनी गुड़िया और खिलौनों को लेकर गई, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि माँ बार बार मेरी वजह से परेशान हो रही है
तो ऐसे में मैं अपनी गुड़िया समेट कर कमरे में ही आ गई थी। मैंने कल रात कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए मुझे भूख भी सताने लगी। घर में परेशानी ही इतनी बनी हुई थी, तो मैंने धीरे से अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे भूख लगी है। लेकिन माँ ने मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। न जाने वो हवाओं में क्या ढूंढ रही थी कि मुझे उनका कंधा हिलाकर दोबारा से कहना पड़ा। अचानक उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर रुक सी गई। न जाने क्यों मुझे अपनी माँ से डर महसूस होने लगा। तो मैंने उनसे डरते डरते हुए कहा, माँ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मगर वो तो कुछ बोली ही नहीं। इतनी ही देर में घर का दरवाज़ा खुला। मैं और माँ कमरे के दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लगे तो हमें पड़ोस में ही रहने वाली वंदिता मौसी नजर आई, जो काली चादर ओढ़कर हमारे घर पर आई थी और भागते हुए घर के अंदर आ रही थी। माँ ने अपने सीने पर हाथ रखा और दहल कर कहने लगी कि हे भगवान, सब कुछ ठीक कर देना, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी खबर नहीं सुनना चाहती। माँ तेजी से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई तो वंदिता मासी हमें आवाज़ देते हुए कहने लगी, अरे मीनाक्षी, कहाँ पर है? तो मेरी माँ धीरे धीरे कदमों से घसीटते हुए दरवाजे की तरफ गई तो सामने ही वंदिता मासी को कमरे की तरफ आते हुए देखकर वो रुक गई। वंदिता मौसी की सांसें तेज तेज चल रही थी। वो अंदर कमरे में आई तो माँ एक तरफ हट गई। माँ ने जल्दी से कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे के पास ही धड़ाम से बैठ गई। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके पैरों में जान नहीं रही हो। मैं परेशानी से अपनी माँ और वंदिता मासी को देखने लगी। वंदिता मौसी की भी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो मेरी माँ के बराबर में ही ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ गई। मेरी माँ वंदिता मासी से कुछ पूछती, लेकिन गुमसुम होकर खामोशी से दीवार को देखती जा रही थी। न जाने क्यों मुझे अपनी माँ की दिमागी हालत पर अब शक होने लगा। पर सच कहूँ तो मुझे मेरी माँ एक ऐसी जिंदा लाश लग रही थी जिसे अच्छे से अपने मरने का आइडिया हो गया हो। कमरे के अंदर हम 3 लोग ही मौजूद थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी कमरे में छाई हुई थी जिसमें मेरा दम घुटने लगा। इतनी ही देर में माँ ने वंदिता मासी से कुछ पूछा, मगर वंदिता मासी से रोने की हालत में कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। बस वो टकटकी बांधे आंसुओं भरी नज़रों से मुझे देखे जा रही थी। फिर मुझे बाजू से पकड़कर वो मुझे अपने सीने से लगाकर रोने लगी और मेरी माँ की तरफ देखकर कहने लगी, अपनी बेटी को बचा ले, अगर बचा सकती है तो। ये भी मेरी चंदा की तरह इस दुश्मनी का शिकार बन जाएगी। और तू जानती है ना कि एक बार बेटी दुश्मन का शिकार बन जाए तो फिर कभी हकीकत में वापस लौट कर नहीं आ पाती। और तेरी तो इकलौती बेटी है, तू इसे लेकर भाग जा। तो माँ जैसे ही अपने होश में आ गई थी, वो फ़ौरन ही वंदिता मासी के करीब आकर बैठी और फटी फटी आंखों से उनको देखने लगी और उनसे कहने लगी कि क्या कह रहे हैं वो लोग? तो क्या अब बदला लेने के लिए मेरी बेटी को वहाँ भेजा जाएगा? वंदिता मौसी ने अपने गाल पीटते हुए सर हिलाया तो माँ अपने सीने पर हाथ रखकर अजीब अंदाज में कहने लगी कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी की उम्र तो देखो, अभी सिर्फ 13 साल की है। मैं अपनी बेटी को उन दरिंदों के हवाले नहीं कर सकती। आखिर ये दुश्मनी कब तक चलेगी और इस दुश्मनी की वजह से कब तक ऐसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती रहेगी? मेरी बेटी मासूम है, कम उम्र की है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है जो वो इन लोगों के बदले का शिकार बनेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मासूम बेटी को बलि चढ़ने नहीं दूंगी। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है। किसी की अगर बलि चढ़ानी भी है तो भी मासूम जानवर को नहीं लिया जाता, लेकिन ये तो फिर भी इंसान है। मैं कभी अपनी बेटी पर ये अत्याचार नहीं होने दूंगी। मैंने इस गांव में काफ़ी बेगुनाह लोगों की जान जाते हुए देखा है। यहाँ लोग दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि इतना भी डर नहीं है कि वो अपनी दुश्मनी के चक्कर में कितने लोगों की जान ले चुके हैं और ना जाने कितनों के साथ गलत करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। वंदिता मासी कहने लगी कि वो लोग अभी आते ही होंगे, इसलिए तू इसे लेकर कहीं दूर भाग जा। अभी तेरे पास मौका है। अगर तेरा पति आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वह तुझे कभी भी यहाँ से जाने नहीं देगा और तू सारी ज़िंदगी अपनी बेटी की शक्ल के लिए तरसती रहेगी। फिर मेरी ही तरह न जी सकेगी और ना ही पूरी तरह से मर सकेगी। मैंने भी अपनी बेटी को इन्हीं लोगों की दुश्मनी के खातिर खोया है। मेरी माँ उठकर खड़ी हो गई और जल्दी से उन्होंने तिजोरी से पैसे निकालकर अपने बटुए में रख लिए। वंदिता मासी ने कहा कि जल्दी से तू यहाँ से निकल जा,
तेरे पास समय बहुत कम है। इससे पहले कि वो आदमी इसे लेने के लिए इस घर में पहुंच जाए, तू इसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जा, जहाँ पर तेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी ना हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों क्या बातें कर रही हैं। मेरी माँ ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और तेजी के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर 2-3 कदम चलते ही मेरी माँ रुक गई थी और पीछे पलटकर उन्होंने वंदिता मासी की तरफ देखा और उनसे कहने लगी, मगर मासी मैं कहाँ जाऊँगी, कौन रखेगा हमें। मेरी माँ ने परेशान होते हुए वंदिता मासी से कहा था। फिर वंदिता मासी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, तू बस यहाँ से इस समय भाग जा, ये धरती बहुत बड़ी है, भगवान कहीं ना कहीं तुम दोनों के लिए सुरक्षा का रास्ता बना ही देगा। इस समय तो तू बस इस नर्क से निकल जा, आगे की आगे देखी जाएगी। जैसे जैसे तू इसको लेकर आगे बढ़ेगी, भगवान खुद ब खुद रास्ता बनाता चला जाएगा। मेरी माँ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मुझे लेकर घर के दरवाजे तक पहुँचने ही लगी। हम लोग घर के दरवाजे तक पहुँचे ही थे कि हमें कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आने लगी। कुछ लोग हमारे घर के अंदर दाखिल होने के लिए घर का दरवाज़ा खोलने जा रहे थे, तो माँ ने फ़ौरन ही डरते हुए पलटकर वंदिता मासी की तरफ देखा। वंदिता मासी के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। माँ ने दबी दबी आवाज़ में वंदिता मासी से कहा कि अब क्या होगा। इतनी देर में घर का दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया था। पिताजी और भैया घर के अंदर दाखिल हुए तो माँ ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और घर के दूसरे दरवाजे की तरफ भागी थी, जो पिछली गली में खुलता था। इससे पहले कि माँ मुझे लेकर वहाँ पहुँचती, पिताजी एकदम से माँ के रास्ते में आकर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे कि कहाँ लेकर जा रही है इसे। तो माँ ने मुझे अपने पीछे कर लिया और पिताजी के आगे तनकर खड़ी हो गई। वो बुरी तरह से रो भी रही थी और पिताजी के आगे रिक्वेस्ट भी कर रही थी, मगर मैं मासूम थी। मुझे इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। माँ ने पिताजी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो, मैं अपनी बेटी पर अत्याचार होने नहीं दे सकती। लेकिन पिताजी ने माँ की बात सुनकर मेरी तरफ देखा तो बस एक पल के लिए पिताजी की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत उमड़ी। फिर पलक झपकते ही पिताजी की आंखों में मेरे लिए जज्बात बदल भी गए थे। अब पिताजी के चेहरे पर एक अजीब सा अजनबी एहसास मुझे नज़र आ रहा था। मैं पिताजी की तरफ जाना चाहती थी, मगर माँ ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था और वो मुझे पिताजी के पास नहीं जाने दे रही थी। माँ पिताजी के कहने से पहले ही वहाँ से जाना चाहती थी, मगर पिताजी ने माँ की बाजू मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगे कि बाहर लोग खड़े हुए हैं, वो अपना बदला लेने के लिए आए हैं और तुम जानती हो कि इस गांव का रिवाज यही रहा है कि बेटी के बदले बेटी और इज्जत के बदले इज्जत। इस गांव में जिस चीज़ की दुश्मनी होती है, बदला भी उसी चीज़ से लिया जाता है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सरपंच का बदला हमसे किस तरह पूरा होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे कि चलो बेटी। तो माँ ने फ़ौरन ही मेरा हाथ पिताजी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि भगवान से डरो, आप अपने बेटे की खातिर अपनी बेटी की जान खतरे में डाल रहे हो। इस बेचारी का क्या कसूर है? अगर आपके बेटे से गलती हुई है तो सज़ा मेरी बेटी क्यों भुगते? पिताजी अपनी आंखों में गुस्सा लेकर माँ की तरफ देखते हुए कहने लगे, तो क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? पिताजी की बात सुनकर माँ की ममता कांप गई थी। माँ ने कहा, मैं उसकी भी माँ हूँ, लेकिन मैं जुर्म में उसका साथ नहीं दे सकती। उसे अपने किए की सज़ा खुद ही भुगतनी चाहिए। अगर उसने सरपंच की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है तो भुगते भी वो खुद। मैंने तो उसे अच्छे संस्कार दिए थे और हमेशा औरत की इज्जत करना सिखाया था। न जाने सरपंच की बेटी उसकी नज़र में कैसे आ गई कि उसने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया और उसे मार दिया। गलती जो करता है सज़ा उसे ही मिलनी चाहिए। ये कैसा रिवाज है कि अगर मेरे बेटे ने सरपंच की बेटी की इज्जत ख़राब की है तो बदले में वो हमारी बेटी की इज्जत ख़राब करेंगे। मैं अपनी मासूम बेटी को इन दरिंदों के हवाले नहीं करना चाहती। मैंने तो उसे कई बार समझाया था कि गलत लोगों की संगत में मत रहो, मगर आपने कभी अपने बेटे की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा उसे अच्छे संस्कार देने चाहे, मगर आपने हमेशा उसे बिगाड़ दिया। ऐसे लापरवाह बेटे ने जवानी में कदम रखते ही हमें बेइज्जती के अलावा दिया ही क्या है? मैं उसकी खातिर अपनी बेटी को दलदल में कैसे उतार दूं? पिताजी मेरी माँ से कहने लगे कि तुम्हारी ऐसी जज्बाती बातों का कोई मकसद नहीं है। हमारे गांव में सालों पुरानी जो रीत चलती आई है वही चलेगी। हमारे गांव में इंसाफ इस तरह से ही किया जाता है, और अगर तुमने अपनी बेटी को छुपाने की कोशिश भी की तो वो सरपंच के बेटे और खुद सरपंच आकर
हमारी बेटी को उठाकर ले जाएगा। इसलिए पंचायत ने फैसला यही किया है कि हम खामोशी से अपनी बेटी को सरपंच के हवाले कर दें। अब बाकी बातें तुम बाद में कर लेना। पिताजी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि चलो बेटी। तो माँ गुस्से से बिखर गई और पिताजी से कहने लगी कि आप कैसे पिता हो, अपने बेटे के खातिर अपनी ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। क्या आप नहीं जानते कि बदले में दी जाने वाली बेटी के साथ क्या सलूक किया जाता है? या तो उसे मार देते हैं या फिर उसकी ज़िंदगी को जानवरों से भी बदतर कर देते हैं। और हमारी बेटी तो अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुई, वो तो अभी मासूम बच्ची है। आप सरपंच से कहो कि वो कोई दूसरी सज़ा बता दे या फिर कोई पैसों का लेन देन करके इस मामले को रफा दफा कर दे, मगर मेरी बेटी को इतनी बड़ी सज़ा मत दो जिसकी गलती उसने की भी नहीं है। तो पिताजी एकदम गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम कैसी माँ हो? पिता की पीढ़ी हमेशा बेटे बढ़ाते हैं, बेटियां नहीं। आज नहीं तो कल इसे पराए घर जाना ही है, तो क्या तुम उस समय भी ऐसे ही रोना धोना करोगी? अच्छा है कि आज चली जाए, और वैसे भी शादी करके वहाँ जा रही है। पंचायत ने फैसला किया है कि हमारी बेटी की शादी सरपंच के बेटे के साथ करवा दी जाए। वो इसका ससुराल होगा और ये वहाँ पर खुश रहेगी। मेरी माँ कहने लगी, ये वहाँ पर खुश नहीं रहेगी, बल्कि सरपंच इससे अपना बदला पूरा करने के लिए शादी का बहाना करके ले जा रहा है। आपके गांव में तो वैसे भी हर चीज़ का बदला चलता है, तो फिर मेरी बेटी वहाँ पर खुश कैसे रह सकती है? ये कहाँ का इंसाफ है? बेटे की गलती पर बेटी को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। हमारे बेटे ने अगर उनकी बेटी को मार दिया है तो इसके बदले में हम अपनी बेटी को क्यों उनके हवाले करें? तो पिताजी ने धीरे से कहा कि पागल हो गई हो क्या? पंचायत फैसला कर चुकी है और वैसे भी हमारी बेटी अपने ससुराल जा रही है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? माँ कहने लगी, 13 साल की बच्ची की शादी नहीं होती, ये तो अभी बालिग भी नहीं है। आप उनसे कह दो कोई और सज़ा दे दे, मगर मेरी बेटी के साथ ये अत्याचार ना करें। पिताजी कहने लगे, लड़कियों के जवान होते देर नहीं लगती, बाकी अगर हम उनकी ये बात नहीं मानेंगे तो फिर वो हमारे बेटे की जान ले लेंगे। और तुम जानती हो कि मेरा बेटा मेरी जायदाद का वारिस है, मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकता। वो धोखे से भी लोगों के हाथ लग गया तो वो मौके पर ही उसे गोली से मार देंगे। एक जिंदा बेटी के खातिर तुम मरे हुए बेटे का चेहरा देख सकोगी? इतना हौसला है क्या तुम में? और वो बेटी के बदले बेटी ही मांग रहे हैं। भगवान का शुक्रिया किया करो कि वो लोग हमारी बेटी की अपने बेटे से शादी करवाने पर तैयार हुए हैं, वरना चाहते तो इसको यहाँ से उठाकर भी ले जा सकते थे और इसके साथ भी वैसा ही करते जैसा हमारे बेटे ने उनकी बेटी के साथ किया। फिलहाल तुम नहीं समझोगी इन बातों को। औरतों की अकल तो वैसे भी कम होती है। फैसला हो चुका है और मैं जुबान दे चुका हूँ। बाहर लड़के वाले बैठे हुए हैं, इसको अच्छे से तैयार करो, दुल्हन बनाओ, इसकी शादी की जाएगी और इसको विदा करने की तैयारी करो। और अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई बहस ना सुनूं, क्योंकि बहस करना बेकार सी बात है। बहस करने से कोई भी हल नहीं निकल सकता, वरना याद रखना कि मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। मैं यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने के लिए नहीं आया हूँ, थक चुका हूँ। मैं कभी बेटे के बारे में लोगों से बातें सुन सुनकर, तो कभी दुश्मनों से अपने बेटे को बचा बचा कर, लेकिन घर आओ तो तुम्हारे मुकदमे ख़त्म ही नहीं होते। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं खुद को जान से मार लूं या फिर अपने बेटे को दुश्मनों के हवाले कर दूं? तब शायद तुम्हें सुकून आ जाएगा। भगवान को धन्यवाद किया करो कि उन्होंने बदले में हमारी बेटी की जान नहीं ली, सिर्फ शादी करने के लिए कहा है, वरना तो अब तक तुम्हारी बेटी इस घर में दिखाई भी नहीं देती। भगवान के पास ना जाने कब की पहुंच चुकी होती। ये कहकर पिताजी ने माँ के ऊपर एक गुस्से भरी नज़र डाली और लंबे लंबे कदम से चलते हुए वहाँ से चले गए। मैं माँ से लिपट गई, जबकि वंदिता माँ और मेरी माँ शॉक्ड होकर वहाँ पर खड़ी की खड़ी रह गई। मैं एक ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पर लोगों की जान लेना एक आम सी बात है और वहाँ पर फैसले भी इसी तरह से किए जाते हैं। मेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। माँ ने आखिरी दम तक मेरे लिए पिता से लड़ाई लड़ी, मगर वो हमारे गांव के बनाए गए इस कानून के आगे हार चुकी थी। दूसरी तरफ वंदिता मासी ने माँ को तसल्ली दी और कहने लगी कि चलो अच्छी बात है, इसकी शादी होने जा रही है। मेरी बेटी को तो ये लोग बिना शादी के ही उसकी इज्जत के साथ हमारे ही घर में हमारी आंखों के सामने खेल कर गए थे।
याद नहीं कि क्या कह रहे थे कि मेरी बेटी की शादी की जाएगी, मगर वहाँ जाने के बाद मेरी बेटी के साथ इतने अत्याचार किए कि हम उसकी लाश से भी नहीं मिल पाए थे। मेरी बेटी के साथ पूरे परिवार ने जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया था। अच्छा हुआ वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रही और मर गई। शायद उस बेचारी के मरने से उसकी इन लोगों से जान छूट गई। अगर जिंदा रहती तो उसे पल पल ये लोग जीते जी मारते रहते। ये कहकर वंदिता मासी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, ना अत्याचार के बारे में और ना ही इज्जत के बदले इज्जत कैसे ली जाती है उसके बारे में। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि मुझे अपनी माँ से जुदा करके किसी दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। मैं जब रोने लगी तो वंदिता मासी ने मुझे संभाला और मेरी माँ चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मेरी माँ ने जल्दी से मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी। मेरा माथा चूमने लगी, मेरे हाथ अपने हाथों में लेने लगी और मुझे समझाते हुए कहने लगी कि तुम मेरी बहादुर बेटी हो। मैं जानती हूँ कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारोगी और फिर तुम मुझसे दूर थोड़ी जा रही हो। मैं वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आती रहूँगी। मैंने आंखें मलते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और फिर चीख कर कहने लगी, माँ, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊँगी और अगर पिताजी मुझे आपसे अलग कर रहे हैं तो मुझे आपसे अलग नहीं रहना। आप जानती हो ना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको पता है कि मुझे आपके बिना रात को नींद भी नहीं आती। पिताजी से कहो ना कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। तो माँ और वंदिता मासी दोनों ही अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब माँ और वंदिता मासी को ये पता चला कि मेरी शादी किसी उम्रदराज आदमी या फिर किसी कमी वाले इंसान के साथ नहीं हो रही, बल्कि मेरी शादी तो मेरी ही उम्र के एक 13 साल के लड़के के साथ हो रही है, तो उनके चेहरे पर हल्का हल्का सुकून सा उतरने लगा। माँ ने बाहर जाकर उस लड़के को देखा जो काफ़ी अच्छा था और सरपंच का पोता था। मुझसे सिर्फ 1 महीना ही छोटा था। तो माँ का एकदम से प्रार्थना के लिए हाथ उठा और कहने लगी कि इतना बुरा नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। बस आगे भी भगवान अपनी कृपा करेगा। लेकिन मैं अपनी माँ के बिना नहीं रहना चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे दुल्हन बनाना शुरू किया। मैं बार बार रो रो कर उनसे कह रही थी कि मेरी शादी मत करो, मुझे कहीं मत भेजो, मगर माँ मुझे बार बार तसल्ली देती रही। बस मेरी शादी जैसे तैसे उस 13 साल के लड़के के साथ हो गई और फिर मेरी विदाई का समय आ गया। विदाई के समय मैं अपने भाई की तरफ देखने लगी जो मुझसे नज़रें चुराकर दूसरी तरफ देख रहा था। मैं पिताजी के गले लगना चाहती थी, मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो मैं माँ और वंदिता मासी से गले लगकर उनका आशीर्वाद लेकर गाड़ी में आकर बैठ गई थी। उस समय तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी को देखकर ही मैं इतना खुश हो गई थी कि थोड़ी देर पहले जो माँ से जुदाई का ख्याल मुझे निढाल कर गया था, अब गाड़ी में बैठकर एकदम से ख़त्म सा हो गया था। इतने में मेरे दाएं बाएं बड़ी उम्र के मर्द आकर बैठ गए थे और मैं उनके बीच में बैठी थी। मैं खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी। उनके शरीर से उठती पसीने की बदबू से मेरा दम घुटने लगा था। मैं पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हसरत हसरत ही रह गई। मेरा 13 साल का पति फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। वो शीशे की तरफ से घूर कर मुझे देखने लगा, तो मेरे साथ जो पीछे मर्द बैठे हुए थे वो उसे कड़क आवाज़ में आगे देखने के लिए कहते, तो वो बाज नहीं आता। हर थोड़ी देर के बाद वो फिर से मुझे अजीब नज़रों से देखता। सफ़र काफ़ी कठिन था। लगभग गाड़ी को चलते हुए 3 से 4 घंटे हो गए थे, मगर घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई और नींद से मेरा बुरा हाल होने लगा। कई बार नींद के झोंकों में मेरा सर अपने साथ बैठे हुए उन आदमियों की बाजू से टकराया, लेकिन वो कुहनी मार मार कर मेरे सर को अपने बाजू से हटा दिया करते थे। तो मैं खुद को जगाने की कोशिश करने लगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उनमें से किसी की गोद में सर रखकर सो जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। लेकिन मेरे साथ बैठे हुए आदमियों की शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मुझे डर लगने लगा। फिर सरपंच की हवेली मुझे नजर आई तो मैंने सुकून की सांस ली। जैसे ही गाड़ी रुकी तो मेरे साथ बैठे हुए आदमी पहले उतर गए। फिर उन्होंने मेरे बाजू को पकड़ा और एक तरह से मुझे घसीटते हुए मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। मैं इस सब के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी कि मेरे साथ इस तरह से सलूक किया जाएगा। मुझे ये सब लोग एकदम अजनबी और अनजान लग रहे थे। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। वो बहुत तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए हवेली के अंदर जाने लगे, जबकि उनकी रफ्तार की बराबरी करने के लिए मुझे उनके साथ तेज़ तेज़ भागना पड़ रहा था।
इसी दौरान मैंने देखा कि रमन, जो मेरा पति था, वो भी मेरे साथ तेज तेज भाग रहा है। उसको देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो उनको टोक नहीं रहा था। जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खुला तो सामने ही आंगन में बैठी हुई औरतें हमें देख देख कर उठ खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर मुझे देखते ही गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। उन औरत में से एक बड़ी उम्र की मोटी सी औरत हमारे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे सर से लेकर पैर तक देखकर कहने लगी कि ये किसको उठाकर लाए हो? ये तो बच्ची है। तो मेरी बाजू जिस मर्द ने पकड़ा हुआ था वो मूँछों पर हाथ रखकर कहने लगा, आज बच्ची है तो कल लड़की भी बन जाएगी। वो डरावनेपन से अपनी मूँछों को मरोड़ते हुए हंसा तो वो बड़ी उम्र की औरत उसे घूरते हुए कहने लगी, दुश्मन की बेटी को घर लाने की भला क्या जरूरत थी? अचानक उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो ही मर्द जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, बस कर दी ना औरतों वाली बात। औरतें इसी तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करती हैं। हमारी बेटी की इज्जत भी तो उस जमींदार के बेटे ने तार तार कर दी थी, जबकि हमारी बेटी की शादी होने वाली थी। हम उसकी मासूम बेटी को यहाँ लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि वो हर रोज़ मरेगा। इससे भारी उसके पूरे परिवार के लिए भला कौन सी सज़ा हो सकती है? ये कहकर वो मुझे बाजू से दबोचता हुआ कमरे में लेकर आया और बेड की तरफ धक्का देकर बाहर निकल गया। मैं बेड पर जोर से गिरी थी, लेकिन भगवान की कृपा से बेड पर मोटे गद्दे होने के कारण मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी थी, मगर ज़ोरदार चक्कर आ गए थे। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसमें बेड के अलावा और कोई भी सामान मौजूद नहीं था। मैं हैरान थी कि ये कमरा बड़ा अजीब सा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई स्टोर रूम हो और यहाँ पर ये बेड डाल दिया गया हो। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। काफ़ी देर गुजर गई थी, ना तो मेरे लिए पानी आया था और ना ही कुछ खाने के लिए आया था। मैं झिझकते हुए बेड से उतरकर दरवाजे के करीब गई तो मैंने देखा कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। मैं दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैं बड़ी हैरान हुई थी कि मुझे इस तरह से कमरे का दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर कैद क्यों रखा गया है। मेरा छोटा सा दिमाग सिर्फ सवाल सोचे जा रहा था, लेकिन उनके जवाब मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। इस दौरान मुझे रमन का ख्याल आया कि वो तो मेरा पति है। पति क्या होता है? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में खड़ा हो गया था। वो कहाँ है और अंदर क्यों नहीं आया? माँ ने तो कहा था कि रमन देखने में बहुत अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो फिर वो कहाँ था? रमन अभी तक मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर क्यों नहीं आया था? मैंने मन ही मन सोचा कि माँ, तुम तो बहुत झूठी हो। देखो तो सही, तुम्हारी बेटी कब से भूखी है और यहाँ किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। माँ का ख्याल आते ही मेरी आंखें भीगने लगी। रात के लगभग 2 बज रहे थे और नींद मेरी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी कि अचानक झटके से दरवाज़ा खुला। मैंने अपनी धुंधलाती हुई आंखों से उसी मर्द को कमरे के अंदर आते हुए देखा जो मुझे बाजू से पकड़कर हवेली के अंदर लेकर आया था। फिर एक अजीब सी बात हुई। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, उसने फ़ौरन ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर कुछ देर गुजरते ही उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। मैं उसे अंकल अंकल कहकर पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसने मुझे चिड़िया की तरह दबोच लिया और धीरे धीरे उसने मेरे सारे पर काट डाले। मैं इतनी कम उम्र में अत्याचार का शिकार हो चुकी थी। मुझे लगा कि बस हो गई है, लेकिन ये तो अभी मेरे ऊपर सितम की शुरुआत थी। उसके बाहर जाने के बाद हवेली का एक और मर्द कमरे के अंदर आया और उसने भी वही किया। फिर ये सब सिलसिला सारी रात इसी तरह चलता रहा। हवेली के सारे मर्द धीरे धीरे सारी रात अपनी हवस मेरे साथ पूरी करते रहे। ना तो उन पर मेरे गिड़गिड़ाने का कोई असर हुआ और ना ही मेरी रिक्वेस्ट का, और ना ही मेरे आंसुओं ने उनके दिल में रहम डाला था। वो दरिंदे बनकर मेरी इज्जत को तार तार करते चले गए। मैं इस सब के नतीजे में बेहोश हो चुकी थी, लेकिन ये दरिंदे फिर भी बस नहीं कर रहे थे। सुबह हो चुकी थी। न जाने मुझे कब होश आया। मेरी आँख खुली तो मैंने अपने सामने उसी मोटी औरत को खड़े हुए देखा था। उसने मुझे सर से पैर तक देखा तो उसकी आंखों में मुझे हल्के हल्के आंसू दिखाई दिए। फिर उसने मेरे जख्मी शरीर पर बड़ी सी सॉल फेंक दी और अपने साथ आई हुई औरतों को उसने कहा, इसे नहला कर नाश्ता करवा दो, फिर दवाई देकर मेरे कमरे में सुला देना। इन औरतों ने इस औरत का हुक्म मानते हुए वो मुझे अपने साथ ले गई। वहाँ उन्होंने मुझे नहलाकर अच्छे से कपड़े पहनने के लिए दिए। जब मैं तैयार हो गई तो मुझे नाश्ता दिया। नाश्ता देने के बाद उन्होंने मुझे दवाई देकर कमरे में लिटा दिया
और फिर वो बाहर चली गई। शायद मैं दवाई के असर में थी, इसलिए मेरी आंखें नींद में हो रही थी। अचानक थोड़ी देर के बाद ही कमरे में शोर आने पर मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि वही मर्द कमरे में इस मोटी औरत से उलझ रहा था कि इसे तुम यहाँ कमरे में क्यों लेकर आई हो। ये वहीं पर ठीक थी तो वो मोटी औरत एकदम से गुस्सा होकर कहने लगी, तुम लोगों ने क्या हाल कर दिया है इस मासूम बच्ची का। ये सिर्फ 12 या 13 साल की बच्ची है, तुम लोगों को इस पर रहम करना चाहिए था। तो वो आदमी बिखर कर कहने लगा, जब इसके भाई ने हमारी बेटी को मारा था तो क्या उस पर रहम किया था। इसके भाई ने तो हमारी बेटी पर न दया की थी और ना ही उसकी इज्जत का ख्याल किया था। तो इस लड़की की सज़ा यही है, इसके साथ भी वैसा ही होगा जैसे इसके भाई ने हमारी बेटी के साथ किया था। वो मोटी औरत कहने लगी, गलती इसमें उसके भाई की है, इस मासूम बच्ची की भला क्या गलती है और सज़ा इसे क्यों दी जा रही है। वो आदमी कहने लगा कि तुम खामोश हो जाओ, जानती हो कि हमारे गांव में औरतें मर्दों के फैसलों के बीच में नहीं बोलती। अभी तो राहुल भी लंदन से आएगा, बाकी की कसर तो वो पूरी करेगा, फिलहाल इसे वहीं पर भेज दो। वो मोटी औरत एकदम से कहने लगी, इसकी हालत अभी ठीक नहीं है, ये बेचारी मर जाएगी। तो वो मुझे घूरते हुए कमरे से चला गया था और मैं दिल ही दिल में धन्यवाद करती हुई नज़रों से इस औरत को देखने लगी थी। अगले दिन मेरे पति का बड़ा भाई राहुल लंदन से आ गया था और इस मोटी औरत को हुक्म दिया कि फ़ौरन मुझे उस कमरे में पहुंचा दिया जाए। मैं उस कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, मैं जानती थी कि वहां पर मुझ पर अत्याचार किया जाएगा, लेकिन वो मोटी औरत मजबूर थी। उसने इस हवेली की नौकरानी को इशारा किया तो 2 हट्टी कट्टी औरतों ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और एक तरफ से घसीटते हुए वो मुझे इस कमरे में ले आई थी और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं जानती थी कि अभी थोड़ी देर के बाद ही मेरे साथ कैसा दरिंदगी भरा सलूक किया जाएगा। इतने में मेरा जेठ राहुल कमरे में आया तो मुझे लगा कि ये भी वही करेगा जो इस हवेली के बाकी मर्दों ने किया, मगर मेरे होश उड़ गए थे जब वो अपने साथ एक डरावने कुत्ते को लेकर आया था। उसने ये कुत्ता मुझ पर छोड़ दिया। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, जबकि राहुल सोफे पर टांग रखकर ऊंचे ऊंचे कह कहे लगा रहा था। उसे मेरी बेबसी को देखकर खूब मज़ा आ रहा था। मैं उसे देखकर बहुत डरने लगी और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मगर मेरे जेठ को मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। इतनी ही देर में दरवाज़ा खुला, दरवाजे पर रमन था। मैं दौड़कर रमन की तरफ गई और उससे कहा कि मुझे बचा लो। इससे पहले रमन अपने बड़े भैया से उलझता, उसने मुझे कहा कि फ़ौरन इस कमरे से भाग जाओ। उसकी बात सुनकर उसका बड़ा भाई एकदम से गुस्से से फट पड़ा, लेकिन रमन की बात सुनकर मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से दौड़ लगा दी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ कहाँ से भागती जा रही हूँ। तभी थोड़ी दूर पर मेरे सामने वही मोटी औरत आकर खड़ी हो गई थी। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसने मेरे फटे हुए कपड़े और मेरी ख़राब हालत को देखा और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और रमन और उसके बड़े भैया के लड़ने की आवाज़ सुनी और फिर उसने मेरा बाजू पकड़ा और तेज़ी से मुझे एक कमरे की तरफ लाई। वो जल्दी से मुझे इस कमरे में बंद करके चली गई थी। पूरी हवेली में आदमियों की आवाज़ों का एक कोहराम मचा हुआ था। मैंने डर के मारे थर थर काँपते हुए अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गई थी। न जाने रात का कौन सा समय था कि अचानक धीरे से दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि वही मोटी औरत अपने हाथ में टॉर्च की रोशनी के साथ अंदर आई। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और फिर चुपके से मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारा यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दिया है, मेरी एक ख़ास नौकरानी तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। और फिर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे इससे बाहर निकाल दिया। सामने ही एक नौकरानी सर से लेकर पैर तक काली चादर लपेटे हुए खड़ी हुई थी। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंची तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले जाने लगी। मैंने पलटकर अपनी मददगार की तरफ देखा, जिसने मुझे उन दरिंदों से बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। आज भी मेरे दिल में उस औरत के लिए प्रार्थना निकलती है। उसकी नौकरानी मुझे शहर में ले आई और एक बड़े बंगले में उसने मुझे लाकर छोड़ दिया था। इस बड़े बंगले में उसने मुझे नौकरानी की नौकरी दिलवा दी थी और मुझे इस बंगले की मालकिन के हवाले कर दिया था। सुना था कि इस औरत के पास कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। मैंने उनकी सेवा की और उनके घर के सारे काम किए और उनकी बेटी भी बनकर दिखाया। कई साल हो चुके थे, लेकिन मैं अपनी माँ से नहीं मिली थी, क्योंकि वो मेरी विदाई के बाद ही हार्ट अटैक से मर गई थी और भैया पिताजी से मिलने का मेरा मन नहीं करता था। उनकी वजह से ही तो मैं इतनी बड़ी मुश्किल का शिकार हो गई थी। मैं अपनी माँ की याद में बहुत रोई थी।
मालकिन जैसी अच्छी औरत ने मुझे अपने घर में आज भी रखा हुआ है, जहाँ मैं उनके हर छोटे मोटे काम करती हूँ और उनका हमेशा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मालकिन का इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके पास बहुत दौलत है, मगर उनके साथ रहने वाला, उनके दुख को बांटने वाला कोई नहीं था। मालकिन इस नौकरानी की जानने वाली थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए छोड़ दिया था। मगर इस औरत को मुझ पर रहम आया। इन्होंने मुझे नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखा। मालकिन मुझे पढ़ा लिखा भी रही है ताकि आगे चलकर मैं किसी काबिल बन सकूं और आने वाले हालात से लड़ने का सामना कर सकूं। मैंने ये जान लिया है कि इस दुनिया में औरत बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन औरत को कमज़ोर बनाने वाले हमारे कुछ अपने ही होते हैं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।